लेकिन फिलहाल ये सारी हलचल और अब निगाहें आकर टिकेंगी उस अंतरिम सरकार पर जिसे नागरिक सरकार का नाम नेपाल में दिया जा रहा है, और उसी नागरिक सरकार को लेकर कैसे रूपरेखा बनानी है, इस पर अहम बैठक चल रही है राबी लामिछाने और बलेन शाह के बीच। नीरज। हाँ बिल्कुल, अब क्योंकि सरकार बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अब केपी शर्मा ओली रिज़ाइन कर चुके हैं, तो ऐसे में क्योंकि इन युवाओं को बहुत समझाना है। देखिए, इन्होंने सारे जितने भी मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, जिन्हें ये लगता था कि ये करप्ट हैं, ये अपने भाई भतीजावाद में लिप्त हैं। शेर बहादुर देवबा की ही जो पत्नी है आरजू देवबा जो है वो विदेश मंत्री भी हैं, केपी शर्मा ओली की सरकार में थी, तो इसलिए उनके घर को टारगेट किया गया। उनके ही बेटे का वो अभी इसी सरकार में बिल्कुल इसी सरकार में वो विदेश मंत्री भी थी, और उनके ही बेटे का वो हिल्टन होटल था जो हम लोग देख रहे थे, जो हमने जलता हुआ दिखा। तो इसीलिए उनको टारगेट किया गया। युवाओं को सब जानकारी थी कि कौन कौन करप्ट है, किसका कहां पर कौन से कनेक्शंस हैं, किसका कौन सा होटल है, ये सारी जानकारी इन युवाओं की थी, और इसीलिए ये लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट कर रहे थे, बता रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि देखिए कितनी करप्ट गवर्नमेंट हमारे देश की है। लेकिन वो सरकार जो इनके देश की है वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए सोशल मीडिया बैन लगाया, ट्रिगर किया। देखिए पूरी सरकार की हिल के आ गई, पूरी सरकार को ही उखाड़ फेंक दिया। इन युवाओं ने उखाड़ फेंका, ना केवल उखाड़ फेंका, उनको बुरी तरह बेइज्जत करके यहाँ से काठमांडू से निकालने के लिए मजबूर कर दिया इन लोगों ने। लेकिन अब कोशिश ये की जानी चाहिए कि काठमांडू, क्योंकि नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है, तो बहुत अच्छे संबंध भारत के रहे हैं नेपाल के साथ, अभी भी बहुत अच्छे संबंध नेपाल के हैं। हमारे खुद के विदेश सचिव पिछले महीने ही 18 अगस्त को वो गए थे, वहाँ पर गए थे, नेपाल गए थे, काठमांडू गए थे। हमने खुद उनको गाड़ियाँ दी थी, उनकी नेपाल आर्मी को गाड़ी दी थी, इनको खुद सरकार को इनको पूरी मदद करते थे। हालांकि केपी शर्मा ओली लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते थे। जो विवादित इलाका है लिपू लेक का उत्तराखंड में, जो भारत चीन नेपाल की सीमा पर है, उसको लेकर भी करते थे। ना केवल करते थे बल्कि अपनी करेंसी नोट्स पर इन्होंने मैप पर भी वो उन इलाकों को, भारत के इलाकों को छाप दिया था। उस सब के बावजूद भी भारत ने बहुत रेस्ट्रेन करके अपने आप को रखा था। तो आप जो बात कह रहे हैं नीरज, देखिए भारत ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन करके अपने आप को कंस्ट्रेन रखा, एक तरीके से संयम बरता, लेकिन इस बात को लेकर भी नेपाल की जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनमें खासी नाराजगी थी अपनी सरकार को लेकर, और नाराजगी इस बात को लेकर थी कि आप जो विदेशी ताकत है, और अगर मैं खुलकर किसी देश का नाम लूं तो वो चीन को लेकर एक तरीके से नेपाल की जनता में नाराजगी, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते वो पुराने रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते, विरासत वाले रिश्ते, और कहते हैं ना वो बेटी रोटी वाला रिश्ता, खासतौर से नेपाल और वो बिहार की तरफ जो रीजन आता है, जो मधेसी है नेपाल के, और वहाँ बिहार में वो इस तरीके के करीबी रिश्ते। बावजूद इसके जो केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने चीन से नज़दीकी बढ़ाई, और चीन से नज़दीकी बढ़ाने के बाद भी हासिल वो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो कुछ हो रहा था वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, जो कुछ हो रहा था वो सब नेपाल के नेताओं की जेब में जा रहा था, और इसी को लेकर नेपाल के लोगों में ये नाराजगी, नेपाल के युवाओं में ये नाराजगी। और तभी तो देखिए कैसे शर्मिंदा यहाँ नेपाल की जनता अपने नेताओं को कर रही है। कोई सोच सकता है जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें जनता पीटे, लहू लुहान कर दिया। वहां पर शेर बहादुर देवबा को तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उन्हीं की पत्नी जो नेपाल में विदेश मंत्री है, उनके साथ मारपीट की गई, महिला के साथ मारपीट की गई, मंत्रियों को बख्शा नहीं गया है। और किसी भी दल के नेता हो, लेकिन ये जितने पुराने नेता हैं, इन सभी पुराने नेताओं को लेकर एक नाराजगी, एक गुस्सा जो अंदर भरा हुआ था नेपाल के लोगों के, वो आज फूट पड़ा। इसीलिए चाहे राजनीतिक दलों के दफ्तर हो, कोई एक राजनीतिक दल नहीं, मैं फिर से दोहरा दूं, तमाम अलग अलग राजनीतिक दल, नेपाल कांग्रेस पार्टी हो गई, सीपीआईएम नेपाल हो गई, इनके दफ्तरों को निशाना बनाया गया। अलग अलग मंत्री, उनके घरों पर जाकर पथराव किया गया। यहां तक कि जो राष्ट्रपति हैं, उनका निजी आवास, प्रधानमंत्री जो थे केपी शर्मा ओली, उनके निजी आवास को निशाना बनाया गया। जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके आवासों पर जाकर पथराव किया गया। किसी को नहीं छोड़ा, अक्रॉस द पार्टी लाइन, इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, उसके खिलाफ ये आंदोलनकारियों का गुस्सा जो फूटा। और अब चाह क्या रहे हैं आंदोलनकारी? ऐसा लग रहा है कि आंदोलनकारी अपने देश की राजनीति में एक जनरेशनल शिफ्ट चाह रहे हैं, एक पीढ़ी दर बदलाव चाह रहे हैं। इसीलिए ये युवा आंदोलनकारी जो है, इनकी पसंद युवा नेताओं के तौर पर सामने आ रही है। और वो युवा नेता कौन? बलेन शाह, जो काठमांडू के मेयर। और कौन युवा नेता? राबी लामिछाने, जो कि फिलहाल सलाखों के पीछे थे और आंदोलनकारियों की मांग के बाद ही जिन्हें बाहर रिहा किया गया है, छोड़ा गया है। इस वक्त राबी लामिछाने और साथ ही बलेन शाह के बीच अहम बैठक भी चल रही है। इसी को लेकर और जानकारियां आ रही है। बड़ी हलचल नेपाल की राजनीति में इस समय क्या है, जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र के एम हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, क्या जानकारी अभी?
अभी ताज़ा जानकारी तो ये है कि काठमांडू का जो काली माटी वाला इलाका है, वो काली माटी वाला इलाका में प्रदर्शनकारी के ऊपर गोली चला दी गई है और 2 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। और आज के आंदोलन में कहा जाए तो 2 प्रदर्शनकारी की, और कल तो जितना है वो तो है ही है, तो आज के प्रदर्शनकारी में 2 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। और फिर माहौल वही बना हुआ है, जेन जी अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक नई बात ये हो गया कि सेना की गाड़ी जहां जहां जाती है वहां नेपाल का जो राष्ट्रीय झंडा है वो जेनजी पुस्ता राष्ट्रीय झंडा देके स्वागत करते हैं सेना को। यानी कि सेना और जेनजी पुस्ता से बड़ा तालमेल मिल रही है, ये सीन देखने को मिल रहा है सड़क पे। सेना कहीं पे भी गोली चलाने के काम या मारपीट करने का काम या जेनजी पुस्ता को कोई आक्रमण करने का काम नहीं कर रहा है। सेना और जेनजी पुस्ता के बीच में बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण दिख रहा है। लेकिन जेनजी पुस्ता जो है नेपाल पुलिस को फिर दिख नहीं सकता है, नेपाल पुलिस पे आक्रमण कर देता है, पथराव कर देता है। ये अभी तक का सिचुएशन है। और ताजा बात यह है कि 2 प्रदर्शनकारी का फिर से आज मौत हो गई है। तो ये नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई है क्या? ये जो 2 आंदोलनकारी जिनकी आज के दिन इस प्रदर्शन में मौत हुई है? जी बिल्कुल, नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई और ये नेपाल के काठमांडू के कालीमाटी इलाका में 2 प्रदर्शनकारी की मौत हुई है। तो काठमांडू का कालीमाटी इलाका, वहां पर आज 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। इसी प्रदर्शन की चपेट में आकर नेपाल पुलिस की तरफ से उन पर फायरिंग की गई है और इसके साथ ही अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 21 से 23 हो गया। कल 21 प्रदर्शनकारी जिनकी मौत हुई थी, आज 2 प्रदर्शनकारियों पर गोली चली है, दोनों की मौत हो गई है। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी बीरेंद्र के लगातार हमारे साथ बने हुए। बीरेंद्र, अगर इसी तरीके से ये आर पार की स्थिति बनती रही तो फिर तो ये आंदोलनकारी सड़क छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये 21 आंदोलनकारियों की हत्या के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, अब आज 2 और प्रदर्शनकारियों की मौत। बीरेंद्र जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि सबसे उसमें विचार करने वाली बात यह है कि ये जेनजी पुस्ता का मूल मांग, जो अभी बालन शाह के तरफ से भी पोस्ट पे ये बात आया कि वर्तमान संसद को विघटन होनी चाहिए और अंतरिम सरकार बनाने का यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो है आह्वान करी जानी चाहिए। ये बड़ी बात हो गई है। इस बात को जो है मेन पॉइंट ऑफ व्यू मान लिया है। इसका फैसला किसको लेना है बीरेंद्र? इसका फैसला कौन लेगा? प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार जो है वो सत्ता से बेदखल हो चुकी है। अब अगर संसद को भंग करना है तो फिर इसमें इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है? क्यों ये फैसला नहीं लिया जा रहा है? जाहिर सी बात है ये फैसला तो अब वहां के राष्ट्रपति को ही लेना होगा, उन्हीं को मोहर लगानी होगी इस पर। बीरेंद्र जी बिल्कुल, राष्ट्रपति को ये मोहर लगानी होगी, लेकिन राष्ट्रपति और नेता से सलाह करेंगे और से अपना बातचीत करेंगे। लेकिन अभी माहौल ये है कि राष्ट्रपति जिस पार्टी से बिलोंग्स करते थे, राष्ट्रपति भी नेपाली कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे कुछ दिन पहले तक, तो वो तो अपना देववा से या अपना नेता से बातचीत करने की तैयारी में होंगे शायद। लेकिन देववा का ही यहाँ पे हाल क्या है वो हम लोगों ने वीडियो में देख लिया। अर्थमंत्री जो है अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, उनका भी हालात वैसे ही देखा वीडियो में। तो अभी मंत्री सबका ही हालात इस टाइप का हो गया है। लीडर खुद अभी बातचीत करने की अवस्था में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये लोग का संपर्क साधने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, छलफल करने में दिक्कत हो रही होगी। लेकिन इधर जो है नेपाल पुलिस के प्रमुख, नेपाली सेना के प्रमुख और प्रधान न्यायाधीश, ये सारे का एक संयुक्त मीटिंग में बैठ रही है। हो सकता है कि उस मीटिंग से कुछ दिशा निर्देश आए, वो मीटिंग वो लोग संयुक्त रूप से राष्ट्रपति से कोई रिक्वेस्ट करे और राष्ट्रपति उसके बाद जो है कोई अपना फैसला सुनाए। नहीं तो अब बड़ा सवाल ये कि जब तक संसद भंग नहीं होती तब तक क्या आंदोलनकारी इसी तरीके से सड़क पर डटे रहेंगे? इसको लेकर भी सवाल है। और ऐसे में अगर सेना प्रमुख देश के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री से तब ये कह सकते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए वरना हालात नहीं संभलेंगे, तो क्या ये सेना प्रमुख की तरफ से राष्ट्रपति से नहीं कहा जा सकता है कि आप संसद भंग कीजिए वरना ये आंदोलनकारी हटेंगे नहीं और ये इसी तरीके से स्थिति आर पार की रहेगी? बीरेंद्र जी बिल्कुल, सेना प्रमुख ही नहीं, सेना प्रमुख, नेपाल पुलिस के प्रमुख, नेपाल एपीएफ पुलिस के प्रमुख, प्रधान न्यायाधीश जो पुलिस प्रधान न्यायाधीश होते हैं, सारे लोगों का एक संयुक्त मीटिंग चल रही है अभी। वो लोग मीटिंग करके जो है ये लोग जाने वाले हैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने के लिए। लेकिन हालात खराब है, सड़क पे जाने की स्थिति नहीं है, चारों ओर जो है प्रदर्शनकारी भरा हुआ है। इसलिए जो है तो फोन पे शायद मुझे लगता है संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी ताज़ा खबर ये आया है कि सिंह दरबार के सामने जो पुलिस प्रशासन थे, वो सारा पुलिस प्रशासन ने हथियार को नीचे डाल दिया है, हथियार सामने में रख दिया है, प्रदर्शनकारी को जिम्मा लगा दिया, हमें बकस तो भाई, इस टाइप का स्थिति हो गया। प्रदर्शनकारी ने स्वयं वो हथियार हाथ में ले लिया है और प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन रोक नहीं रहा है। ये स्थिति अभी का ताज़ा खबर है। सिंह दरबार के गेट में सुरक्षाकर्मी, तकरीबन 17-18 सुरक्षाकर्मी ने अपना हथियार
नीचे जमीन पे रख दिया और वो सारा हथियार जो है प्रदर्शनकारी अपना हाथ में ले लिया है। अब प्रदर्शनकारी हाथ में हथियार लेके प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये संसद को विघटन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, कैसे प्रदर्शनकारियों के हाथ में वो हथियार आ गए हैं और प्रदर्शनकारी हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह दरबार में ऐसा हुआ है, जैसा कि हमारे सहयोगी वीरेंद्र बता रहे हैं कि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी थे, उन सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के सामने हथियार डाल दिए, कहा आप देख लो हम कुछ नहीं यहाँ पर करने वाले हैं। और ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने देखिए वही सुरक्षाकर्मियों के हथियार उठाए और उन्हीं सुरक्षाकर्मियों के हथियार को लहराते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों की तरफ से अब मांग आगे ये बढ़ाई जा रही है कि इस संसद को ही भंग किया जाए। अब वो संसद भंग करेगा कौन? वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। और राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले वो खुद जो शेर बहादुर देवबा की पार्टी है, नेपाली कांग्रेस पार्टी, वो उसके नेता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो इस इंतजार में होंगे कि अपनी पार्टी के नेता शेर बहादुर देवबा से वो इस बात को लेकर किसी तरीके का निर्देश या सलाह लें। लेकिन शेर बहादुर देवबा वो तो आंदोलनकारियों के गुस्से का शिकार हो गए, उनके साथ मारपीट हुई है और वो जख्मी हालत में है, अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में अभी एक बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं वीरेंद्र के पास। आइए वीरेंद्र। जी, बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति भवन में आगजनी कर दी गई है। जिस राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति को घोषणा करना था, राष्ट्रपति को संसद विघटन का घोषणा करना था, राष्ट्रपति भवन में आगजनी कर दी गई है। तो ये माहौल खराब हो गया है देश का। अब हम ये कह सकते हैं जो अंतिम, जो सबसे शीर्षस्थ पद होते हैं नेपाल का, जो सबसे बड़ा जो संस्था होता है नेपाल का, सरकारी संस्था, राष्ट्रपति भवन में आगजनी कर दी है। रोमाना नहीं, राष्ट्रपति भवन में आगजनी कर दी है, मतलब पूरी तरीके से जो सुरक्षा बल है उन्होंने हथियार इन आंदोलनकारियों के सामने डाल दिए। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है कि नेपाल पुलिस से लेकर नेपाल की सेना तक कोई भी आंदोलनकारियों के सामने किसी तरीके का कोई आप ये कह सकते हैं कि उनके सामने कोई चुनौती पेश ही नहीं कर रहे हैं, उनको एक तरीके से खुली छूट दे दी है। इसी वजह से जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी आगजनी कर दी है। और इस बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा, उनको लेकर जानकारी आ रही है, हमले में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा जख्मी हुए हैं। ये तस्वीर देख लीजिए आप, ये शेर बहादुर देवबा नजर आ रहे हैं और कैसे आंदोलनकारियों ने इन्हें घेर लिया, आंदोलनकारियों ने इनके साथ मारपीट की, इन्हें लहूलुहान कर दिया। वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और बाद में वहां पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे और किसी तरीके से सुरक्षाकर्मियों ने आंदोलनकारी थे उन्हीं के बीच से शेर बहादुर देवबा की जान बचाई। अगर मैं ये कह रही हूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जरा देखिए आप किस तरीके से शेर बहादुर देवबा जमीन पर बैठे हुए लहूलुहान हालत में यहां पर नजर आ रहे हैं। बुरी तरीके से यहां पर प्रदर्शनकारियों ने शेर बहादुर देवबा पर हमला बोला, उनकी कमीज पर खून के निशान हैं, पूरी तरह लहूलुहान शेर बहादुर देवबा को कर दिया गया। वो तो वक्त रहते वहां पर ये सेना के जवान पहुंचे और किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों के चंगुल से शेर बहादुर देवबा को बस बचा ही लिया गया, उनकी जिंदगी बच पाई। इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जाएगा। 79 साल की उम्र है शेर बहादुर देवबा की। नेपाल की राजनीति में एक साख शेर बहादुर देवबा रखते थे और नेपाल की राजनीति में अपना दबदबा शेर बहादुर देवबा का इस रूप में भी कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा रहे। अभी भी जो सत्ताधारी गठबंधन है उसमें जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष यही शेर बहादुर देवबा। और शेर बहादुर देवबा के साथ किस तरीके की बदसलूकी की गई, खुले शब्दों में अगर कहा जाए तो मारपीट की गई, लहूलुहान कर दिया गया पीट कर शेर बहादुर देवबा को। बस जान बच गई शेर बहादुर देवबा की, क्योंकि वक्त पर वहां पर सुरक्षाकर्मी पहुंच गए और इसी के चलते शेर बहादुर देवबा की जिंदगी बचा ली गई, वरना तो कुछ भी हो सकता था। इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जाएगा। आंदोलनकारियों का गुस्सा इतना भड़का हुआ है, आंदोलनकारी किसी चीज के सामने रुक नहीं रहे, आंदोलनकारी किसी का लिहाज नहीं कर रहे। अपने देश के पुराने नेताओं के खिलाफ आंदोलनकारियों में इतना गुस्सा है कि चुन चुनकर उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। उनके घरों को, आवास को, उनसे जुड़े अन्य इमारतों को जलाया जा रहा है, फूका जा रहा है। और यहाँ पर तो शेर बहादुर देवबा आंदोलनकारियों के हाथ लग गए और उसके बाद आंदोलनकारियों ने शेर बहादुर देवबा को ही बुरी तरीके से पीट डाला, लहूलुहान कर दिया। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना ही नहीं, शेर बहादुर देवबा की जो पत्नी है आरजू देवबा, वो इस सरकार के अंदर विदेश मंत्री के तौर पर भूमिका निभा रही थी, उनके साथ भी मारपीट और बदसलूकी की गई है। ये तस्वीरें देखिए आप, शेर बहादुर देवबा के घर में प्रदर्शनकारी घुसे और इस भीड़ ने शेर बहादुर देवबा की पत्नी सबको बुरी तरीके से पीट कर लहूलुहान कर दिया। शेर बहादुर देवबा को बचाने की कोशिश में उनके साथ जो कुछ लोग थे, उनके सुरक्षाकर्मी या अन्य उनके सलाहकार, वो। और ये देखिए जरा, जश्न देखिए आप किस तरीके से ये आंदोलनकारी अब जश्न मना रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं।
नाराजगी इनमें बहुत ज्यादा थी नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं किस तरीके से ये प्रदर्शन पूरी तरह से अराजक हो चुका है। कैसे ये प्रदर्शनकारी इनके सामने जो कुछ आ रहा है उसे जलाकर खाक करें। संसद है, ये है नेपाल की संसद। नेपाल की संसद की ये तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, ये जो सफेद रंग की इमारत है जिसमें से धुआं सुलगता हुआ आप देख रहे हैं, यही नेपाल की संसद है। इस नेपाल की संसद पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला और इस संसद को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए आप, नेपाल में आंदोलनकारियों के सामने जो कुछ आ रहा है सब कुछ जलाकर खाक कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है, सामने नेपाल पुलिस लिखा हुआ है, उसको जलाकर खाक कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये जो काला घना धुएं का गुबार आप निकलता हुआ देख रहे हैं, ये जो केपी शर्मा ओली हैं, ये उनका आवास जिसे जलाया गया, ये वहां की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। मंत्रियों के आवास की तस्वीरें, संसद की तस्वीरें और साथ ही जो शेर बहादुर देवबा के साथ मारपीट की गई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बीरेंद्र के हम इस वक्त मौजूद है और जरा बीरेंद्र से ही जानते हैं। बीरेंद्र, अगर आज के दिन की पूरी तफसील मैं आपसे पूछूं, विस्तार से बताइए वो कौन कौन सी बड़ी इमारतें जिसमें अब तो दोपहर होते होते प्रदर्शनकारी केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बावजूद रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे और राष्ट्रपति भवन पर भी धावा बोल दिया गया है। बीरेंद्र जी बिल्कुल रोमाना, राष्ट्रपति भवन पे, जो राष्ट्रपति भवन महाराजगंज इलाका में है और राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बगल में नेपाल पुलिस का हेडक्वार्टर भी है, तो राष्ट्रपति भवन में भी आगजनी कर दी गई है। और लेकिन हमें ये सारा स्टोरी बताते हुए इससे थोड़ा बैक में हमें जाना जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि रवि लामिछाने पहले DPM थे, अर्थात उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। जैसे ही वो देवबा का फाइल खोलना शुरू किया, जैसे ही वो आरजू देवबा का फाइल खोलना शुरू किया, जैसे ही वो ओली का फाइल खोलना शुरू किया, वैसे ही ये सरकार को विघटन कर दिया गया था और देवबा और ओली दोनों मिलके ये वर्तमान सरकार बना दी थी। और उसके बाद जो है ये रवि लामिछाने को जेल के अंदर डाल दिया था। आज के आंदोलन में ये दिखा कि वही प्रदर्शनकारी रवि लामिछाने को फिर जेल से बाहर निकालता है, इधर से फिर बालेन शाह का पोस्ट आता है, दोनों के बीच में बातचीत होती है और फिर नागरिक सरकार बनाने की बात होती है। तो इसमें हम कुल मिला के ये जरूर बोल सकते हैं कि जेनजी पुस्ता अब युवा पुस्ता को चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और जेनजी पुस्ता कहीं न कहीं से जो रवि लामिछाने की जिस तरह से एक आदमी के ऊपर 15 केस डाला गया, देश के इतना सारा अदालत में केस डाला गया, उस सारा का बदला जो है इस तरह से ले रहा है जेनजी पुस्ता, ये हम खुल के आप बोल सकते हैं। अभी का खबर ये है कि राष्ट्रपति भवन जो रामचंद्र पौडेल जहाँ पे रहते हैं, शीतल निवास जिस भवन का नाम है, जो अमेरिकी दूतावास के बिल्कुल सामने है, अमेरिकी दूतावास जो अमेरिका के दूतावास है उसके बिल्कुल सामने है शीतल निवास। और ये देश के लिए ये ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं, हमारा जिंदगी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए। और जौन मंत्री हमारा जिंदगी भाई लोग हमारा देश निर्माण करेगा, हमारा देश फेरी उठेगा, हमारा सिर फेरी वो माथी उठेगा और हमारा सिर ये नेपाल का सिर है, संसार का लोग ने देखता है अब ये नेपाली क्या है। नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है, ये गुलाम नहीं है और उसका देश में करके काम नहीं करते हैं। यही देश में पसीना बगाता है, खून बगाता है और जिंदगी के ये सब लोग के हम इस देश के निर्माण में आगे बढ़ता है। ये नेता के अब हम लोग सहभागी भी होने नहीं देंगे। ये लोग का पार्टी भी हम नहीं मानते हैं। हमारा देश का पार्टी जिंदगी पार्टी होता है और उसमें हमारा भाई बहनी सब काम करता है। और अब स्टूडेंट को कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया है। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन नहीं आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया, ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं ये संसद भवन कितना जल रहा है, यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लुकाते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं।
जैसे आप लोग देख रहे हैं आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलके जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े लीडर है ना, वो हम लोग का अब वक्त हो गया है, अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए। अब सब जेनजी का मांग है, यूथ। My name is Akash Yadav and I am from Apex College. So you are. Yeah, I am a student. So how is this scenario here in the parliament after the Prime Minister Oli has resigned? It's too much. You are seeing. I have no words for this. All the people of our countries and youth with the students are coming here for protest, and finally they ran out of country. They are the murderers of our nation. They killed our 14 years children on gunshot in head, and this is very brutal for our Nepal country. And I hope that now coming next PM will be good as well as by seeing this scenario. And I would like to say that please. तो ये युवाओं की आवाजें थी जो आप सुन रहे थे। और देखिए, युवाओं ने अपनी बात से ये साफ कर दिया है कि अब उन्हें राजनीति में बदलाव चाहिए। लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई लड़ी थी राजशाही के खिलाफ, वो ऐसा लोकतंत्र का सपना नहीं था जो लोकतंत्र सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबा हो, जहां नेता सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करें। इसीलिए अब ये युवा मांग कर रहे हैं कि हमने जो आंदोलन किया है वो हम राजनीति में बदलाव चाहते हैं, हम नई तरीके की राजनीति चाहते हैं, हम राजनीति में पीढ़ी का बदलाव देखना चाहते हैं, हम युवा नेताओं को देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक के जो हमारे नेता, उन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ हमें निराश करने का काम किया। और अगर आपने गौर से सुना हो इन छात्रों की बातों को, इन युवाओं की बातों को, तो इनकी तरफ से कहा गया हमने घमंड तोड़ दिया हमने उन नेताओं का जो इसी संसद भवन में बैठकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का काम करते थे। तो जब इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, तब आसान हो जाता है ये समझना कि आखिरकार क्यों इन युवाओं ने अपने ही देश की संसद को आग के हवाले किया, क्यों इन युवाओं ने अपने ही देश के राष्ट्रपति, अपने ही देश के प्रधानमंत्री के घरों को फूंक डाला, क्यों इन युवाओं ने अपने ही देश में अपनी ही सरकार के मंत्रियों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, उनके साथ बदसलूकी की। शेर बहादुर देउबा जैसा बड़ा नाम नेपाल की राजनीति का पूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ बाकायदा मारपीट की गई। इन युवाओं का यह कहना है कि इनमें बहुत नाराजगी, बहुत गुस्सा, बहुत निराशा अपने उन नेताओं को लेकर जिन पर इन्होंने भरोसा किया था कि वो नेता इनका भविष्य सुधारेंगे, लेकिन उन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया। उन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करके उस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का जरिया नेपाल की संसद को बनाया। इसीलिए युवा सड़क पर उतरे, इसीलिए युवाओं ने यह प्रदर्शन किया और इसीलिए युवाओं का कहना है कि देखिए घमंड कैसे तोड़ा है हमने इन नेताओं का कि संसद तक को हमने आग के हवाले कर दिया। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेपाल में जो भैरहवा एयरपोर्ट है उसे युवाओं ने घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया। नेपाल के भैरवा एयरपोर्ट को युवा घेर रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद हो गए हैं। इसी एयरपोर्ट पर पूर्व प्रधानमंत्री ओली के आने की खबर है और इसी वजह से यहां पर जो युवा हैं उनकी तादाद बढ़ती हुई। तो काठमांडू से उड़ान भरी थी ओली ने और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि किसी अज्ञात जगह उनको लेकर जाया जा रहा है। तो क्या वो अज्ञात जगह यही भैरवा है? और इसी वजह से जैसे ही ये खबर पहुंची है युवाओं तक, युवा जो है बड़ी संख्या में यहाँ भैरवा के एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और इसकी घेराबंदी कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात हैं। जल्दी से जरा एक रिएक्शन देते हैं, हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अज्ञात जगह सेना की तरफ से कहा गया था कि वो लेकर जा रहे हैं केपी शर्मा ओली को, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सुबुगाहट भैरवा में लेकर आ रहे हैं, इसीलिए आंदोलनकारी भैरवा के एयरपोर्ट को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। रोमाना, आपको बता दूं कि भैरवा एयरपोर्ट जो है कहां पर है, ये सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है भारत की बॉर्डर पर।
जो हमारा सोनाली बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, महाराजगंज जो कहते हैं, ये भैरवा एयरपोर्ट वहाँ पर बिल्कुल सटा हुआ है। मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर ये वहाँ पर है, हमारे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से है, ये बिल्कुल करीब में है। यहाँ पर भारत के बॉर्डर है, बिल्कुल सोनाली बॉर्डर जिसको हम लोग कहते हैं। वहाँ पर भारत के जो लोग हैं या नेपाल के जो लोग हैं, इमिग्रेशन चेक पोस्ट से वहाँ से आते जाते हैं और नियरेस्ट एयरपोर्ट ये वहीं पर है, भैरवा एयरपोर्ट। इसके बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है KP शर्मा ओली अपने जो हेलीकॉप्टर की देखा था उनके रेसिडेंसेस पर, उसके ज़रिए यहाँ भैरवा में आ सकते हैं। इसको लेकर जो वहाँ के युवा थे काठमांडू के, उन्होंने आह्वान किया था भैरवा के युवाओं से कि आप उस एयरपोर्ट पर चले जाइए क्योंकि वहाँ पर KP शर्मा ओली का हेलीकॉप्टर आ सकता है। क्योंकि जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरी थी तब उसकी लोकेशन दिखा रहे थे, लेकिन बाद में उसका ट्रांसपोर्टर ऑफ कर दिया गया था, जिससे पता नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार वो हेलीकॉप्टर कहाँ गया जो KP शर्मा ओली के रेसिडेंसेस पे आपने दिखाया था कि वो घूम रहा था। तो इसलिए वहाँ के युवाओं ने कहा कि आप वहाँ जाइए। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं बड़ी संख्या में भैरवा एयरपोर्ट पर जो है युवा इकट्ठा हो गए हैं। और अब तो वो जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं नीरज, वो शेर बहादुर देवबा को जैसे पीटा है आंदोलनकारियों ने, जो लहूलुहान कर दिया है। मतलब वो 80 साल के बुजुर्ग नेता और वो जमीन पर लहूलुहान हालत में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल निढाल। वो तो कहना चाहिए कि वक्त रहते सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंच गए, वरना तो उनकी जान तक जा सकती थी। ऐसे में अब बड़ा खतरा यहाँ पर सीधे KP शर्मा ओली के लिए, इसीलिए सुरक्षा बल कोई रिस्क यहाँ पर लेंगे नहीं और ये मुस्तैदी सुरक्षा बलों की यही बता रही है। बिल्कुल। और देखिए रोमाना 5 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं शेर बहादुर देवबा, 5 बार प्रधानमंत्री रहे हैं नेपाल के। उस वक्त भी वो प्रधानमंत्री थे जब राजा वीरेंद्र राज करते थे, जब राजशाही थी उस वक्त भी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक ढांचा बनाया गया था, उस वक्त के प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद अब 2 बार अब बन चुके थे जब से लोकतंत्र आया है। तो इतने बड़े नेता, अगर आप मान सकते हैं कि 5 बार के प्रधानमंत्री, उनको भी जनता नहीं छोड़ रही, क्योंकि उनका ये कहना है कि घूम फिर के यही नेता बार बार प्रधानमंत्री बनते हैं, यही इनके परिवार के लोग मंत्री बन जाते हैं या फिर ये आके सरकार बनाते हैं, गठबंधन के बनाते हैं। इलेक्शन के टाइम में आप अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन फिर बाद में आप गठजोड़ कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, वो कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर हो जाना, वो हाल नेपाल की राजनीति में हो गया था ना भाई। राबी लामिछाने और वो जब जीत कर आते हैं 21 सांसदों के साथ, और फिर उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जाता है कि वो लड़ रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जब वो इन पुराने नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार वाली फाइलें खोलते हैं तो राबी लामिछाने को यही सारे नेता मिलकर सलाखों के पीछे उल्टा भ्रष्टाचार के आरोपों में डाल देते हैं। और फिर क्या होता है, सरकार कौन बनाता है? वो मुख्य दल नेपाल के, जो अमूमन पक्ष और विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं नेपाल की, मतलब जिनको लेकर कोई सोच ही नहीं सकता कि ये मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेंगी, वो दल साथ आ जाते हैं, वो गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। यकीनन ये बेहद शर्मनाक था नेपाल की राजनीति के लिए, नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, और इसको लेकर अंदर ही अंदर वो गुस्सा जो नेपाल के लोगों में पनप रहा था और अब फूटा है, ज्वालामुखी के तौर पर फूटा है। और उसी की ये तस्वीरें आज सामने आई हैं, और इसकी भेंट पुराने नेता नेपाल में सब चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। KP शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। KP शर्मा ओली फिलहाल कहां हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। शेर बहादुर देवबा की जमकर प्रदर्शनकारियों ने पिटाई की है। लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देवबा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो आज की सबसे बड़ी खबर पड़ोसी देश नेपाल से ही आ रही है, जहां आंदोलनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शन अभी भी जारी है। आंदोलनकारियों का गुस्सा शांत हो गया है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी अभी भी अड़े हुए हैं। और ऐसे में आज आंदोलनकारी जब सड़क पर उतरे तो कैसे आंदोलनकारियों के निशाने पर जो राजनीतिक व्यवस्था नेपाल की वो आई है। ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, शेर बहादुर देवबा पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के, उनके घर में घुस गए प्रदर्शनकारी। वहां घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, मार पिटाई की गई है शेर बहादुर देवबा के साथ। और उनकी पत्नी आरजू देवबा, जो इस KP शर्मा ओली सरकार के अंदर विदेश मंत्री भी थी, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। दोनों पति पत्नी की पिटाई की गई है। लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देवबा की तस्वीरें दुनिया देख रही है। ये कहिए आपकी गनीमत रही, सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और शेर बहादुर देवबा की जान बचा ली, वरना तो आंदोलनकारियों का गुस्सा ऐसा था और इतनी बुरी तरीके से आंदोलनकारी शेर बहादुर देवबा पर हमला कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता था। फिलहाल लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोनों पति पत्नी का इलाज चल रहा है। भीड़ थी आंदोलनकारियों की और ये भीड़ जगह जगह जा रही है। इसका गुस्सा इस सरकार में रहे मंत्रियों पर फूट रहा है। इस आंदोलनकारियों का गुस्सा
पूर्व जो मंत्री रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन पर फूट रहा है। इस आंदोलन के निशाने पर केपी शर्मा ओली, उनकी सरकार के सभी मंत्री, और न सिर्फ ये सरकार और इस सरकार के मंत्री बल्कि नेपाल का पूरा वो पॉलिटिकल सिस्टम रहा जिसको लेकर आंदोलनकारियों में निराशा इस बात की कि पक्ष में हो या विपक्ष में, बस सिर्फ इतनी भर ही इन नेताओं की भूमिका बदलती रही। बाकी 17 साल जो राजशाही के बाद लोकतंत्र के रहे नेपाल में, उसमें कोई बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव नेपाल के लोगों के जीवन में आया नहीं। ये देखिए किस तरीके से जो आंदोलनकारी थे वो बाज नहीं आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे, थम नहीं रहे थे, जान के प्यासे बन गए शेर बहादुर देवबा के। और शेर बहादुर देवबा को कैसे इस भीड़ के चंगुल से निकाला गया, ये तस्वीर देखिए आप। बाकायदा सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगाकर जो वहां पर बैरिकेड था, जो वहां पे ग्रिल लगी हुई थी, उसे पार कराया गया शेर बहादुर देवबा को, क्योंकि प्रदर्शनकारी तो बचने का रास्ता दे नहीं रहे थे। शेर बहादुर देवबा की जान के प्यासे ये प्रदर्शनकारी हो गए थे। इसीलिए देखिए जरा किस मशक्कत से शेर बहादुर देवबा को इस भीड़ के चंगुल से निकालने के लिए ये रास्ता अपनाया गया। बाकायदा दीवार पर लगी ग्रिल के ऊपर कटीला तार, उसी रास्ते से शेर बहादुर देवबा की जिंदगी बचाई गई है, वरना शेर बहादुर देवबा का बचना मुश्किल था। इन तस्वीरों को देखकर ये बात साफ हो रही है कि शेर बहादुर देवबा का बचना मुश्किल था। भीड़ शेर बहादुर देवबा को जिंदा नहीं छोड़ती, इसी वजह से शेर बहादुर देवबा को ये पीछे के रास्ते से इस तरीके से बाहर निकाला गया। ये घर की चार दीवारी के ऊपर लगी ग्रिल, सीढ़ी लगाई गई, उस सीढ़ी से शेर बहादुर देवबा को वहां तक पहुंचाया गया। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन्होंने शेर बहादुर देवबा को सहारा दिया। नीचे से देखिए जो साथी हैं, जो सहायक हैं, वो शेर बहादुर देवबा को सहारा दे रहे हैं। दूसरी तरफ भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, वो शेर बहादुर देवबा को सहारा दे रहे हैं। और इस तरीके से ये वरिष्ठ नेता, नेपाल की राजनीति के शेर बहादुर देवबा, 79 साल इनकी उम्र, पूर्व प्रधानमंत्री, और एक नहीं बल्कि कई बार ये नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। इस तरीके से शेर बहादुर देवबा की आज जान बचाई गई है प्रदर्शनकारियों के गुस्से से। इस तरीके से शेर बहादुर देवबा को बचाया गया है। फिलहाल शेर बहादुर देवबा और इनकी पत्नी दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये देखिए जरा तस्वीर एक बार फिर से गौर से देखिए, ये शेर बहादुर देवबा हैं। लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देवबा को उनके सहायक और सुरक्षाकर्मी दीवार फांद कर, ग्रिल लगी हुई है दीवार पर, उस ग्रिल के ऊपर कटीली तार लगी हुई है, उन्हीं को काटकर वहीं से शेर बहादुर देवबा को दूसरी तरफ लेकर जाते हुए, ये यूं कहें कि आंदोलनकारियों के चंगुल से बचाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वक्त रहते शेर बहादुर देवबा को आंदोलनकारियों के चंगुल से बचा लिया गया, वरना तो जान जा सकती थी शेर बहादुर देवबा की। बुरी तरीके से आंदोलनकारियों ने शेर बहादुर देवबा को पीटा, लहूलुहान शेर बहादुर देवबा को कर दिया गया। शेर बहादुर देवबा की उम्र का भी कोई लिहाज नहीं किया है। करीब 80 साल के बुजुर्ग नेता शेर बहादुर देवबा, और उन पर आंदोलनकारियों का ये गुस्सा फूटा। लहूलुहान हालत में शेर बहादुर देवबा को उनके सहायक, उनके सुरक्षाकर्मी निकाल कर लेकर गए प्रदर्शनकारियों के चंगुल से। और उसके बाद देखिए कैसे, क्योंकि सुरक्षित नहीं थे अपने ही घर में शेर बहादुर देवबा, इसीलिए वो घर के पीछे की दीवार और पीछे की दीवार पर ग्रिल के ऊपर जो कटीला तार लगा हुआ था, वो कटीला तार काटा गया और उसके बाद वहां से रास्ता बनाया गया। दीवार और ग्रिल तक सीढ़ी लगाई गई, शेर बहादुर देवबा को सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया गया और दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी गए पहले और उन्होंने वहां से सहारा देकर शेर बहादुर देवबा को ये दीवार पार करवाई। एक तरीके से शेर बहादुर देवबा ने ये रास्ता फांद कर पार किया। और अभी जानकारी है कि शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी दोनों गंभीर हालत में हैं, अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। इन तस्वीरों से ये भी आप समझ सकते हैं कि कितनी नाराजगी नेपाल के युवाओं में अपने नेताओं को लेकर थी। अपने इन युवा हैं, ये अपने नेताओं को लेकर पूरी तरीके से निराश हो चुके थे। इन नेताओं को लेकर युवाओं में उदासीनता थी और इन नेताओं के खिलाफ युवाओं में गुस्सा बहुत ज्यादा था। शेर बहादुर देवबा ने अपनी पार्टी केपी ओली शर्मा की पार्टी के साथ उसका गठबंधन किया और ये वो दो दल नेपाल की राजनीति में जो दरअसल नेपाल में पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते आए, लेकिन ये माना गया और परसेप्शन ये बना इन दोनों दलों के लिए और केपी शर्मा ओली से लेकर शेर बहादुर देवबा तक के लिए कि भ्रष्टाचार में अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों पार्टियां एक साथ आ गई, इन्होंने गठबंधन कर लिया। और जो राबी लामिछानी थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में पहुंचे थे, उनके साथ इन दोनों पार्टियों ने मिलकर ऐसा खेल कर दिया कि उल्टा राबी लामिछाने को ही इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाकर सलाखों के पीछे भेज दिया।
अब वो राबी लामिछाने जो है वो सलाखों से बाहर आ गए हैं। राबी लामिछाने जेल से बाहर हैं। राबी लामिछाने इस समय बातचीत कर रहे हैं। बलेन शाह और राबी लामिछाने के बीच चर्चा चल रही है कैसे बनाई जाए एक आंतरिक सरकार जिसे नागरिक सरकार के तौर पर नेपाल में पहचान मिले और जिसके नेतृत्व में आगे फिर चुनाव हो और नई सरकार के गठन का रास्ता तय हो। लेकिन उससे पहले मांग ये भी जोर पकड़ रही है कि जो अभी की संसद है उसको भंग किया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इसके साथ सरकार भंग हो गई, लेकिन संसद भंग हो, ये मांग है जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। और वही संसद जब तक भंग नहीं होगी तब तक प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वो हटेंगे नहीं, वो डटे रहेंगे। और इस सब के बीच प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जो अपने नेताओं पर फूटा है, ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए कैसे प्रदर्शनकारी यहाँ पर अपने नेताओं को पीट रहे हैं। ये शेर बहादुर देवबा जिस वक्त पकड़ में आए थे प्रदर्शनकारियों के, उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने कैसे शेर बहादुर देवबा पर हमला बोला, ये देखिए तस्वीरें देखिए। शेर बहादुर देवबा को दबोच लिया और भीड़ शेर बहादुर देवबा पर टूट पड़ी और शेर बहादुर देवबा पर जमकर लात घूंसे बरसाने इस भीड़ ने शुरू कर दिए। बाद में मौके पर शेर बहादुर देवबा के सुरक्षाकर्मी पहुंचे और उन्होंने किसी तरीके से शेर बहादुर देवबा को इस भीड़ के चंगुल से बचाया। और बिल्कुल इसी तरीके का बर्ताव इस भीड़ ने शेर बहादुर देवबा की जो पत्नी है आरजू देवबा, उनके साथ भी किया। आरजू देवबा फिलहाल केपी शर्मा ओली सरकार में विदेश मंत्री भी, तो विदेश मंत्री को केपी शर्मा ओली सरकार में आरजू देवबा जो शेर बहादुर देवबा की पत्नी है उनको भी जमकर पीटा गया। शेर बहादुर देवबा और पत्नी आरजू देवबा दोनों पर प्रदर्शनकारी टूट पड़े, जमकर इन्हें मारा पीटा और शेर बहादुर देवबा के घर में जाकर जमकर तोड़फोड़ की। शेर बहादुर देवबा के घर में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन पर चढ़ गए प्रदर्शनकारी, उनको तोड़ दिया गया। शेर बहादुर देवबा के घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की गई। वो तो किसी तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने शेर बहादुर देवबा और शेर बहादुर देवबा की पत्नी आरजू देवबा दोनों को प्रदर्शनकारियों के चंगुल से निकाला और किसी तरीके से ये जो घर जहां पर अपने ही घर में कैदी से बन गए थे शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी, वो घर की दीवार फांद कर पार कराई और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। कल से ये सिलसिला शुरू हुआ था, आंदोलनकारियों का गुस्सा फूटा था और देखिए आज किस तरीके से जाकर आंदोलनकारियों ने अपना गुस्सा उतारा है। ये बड़े नेता नेपाल की सियासत में जिनकी जबरदस्त साख है, नेपाल की राजनीति के ये वो चेहरे हैं दुनिया भर में जिनकी पहचान है और उनकी साख देखिए कैसे मिट्टी में मिला दी, उनका घमंड देखिए कैसे चूर चूर कर दिया। और खुद जो नेपाल के युवा हैं उनकी तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं, खुद नेपाल के युवा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि घमंड तोड़ दिया हमने अपने नेताओं का, उन नेताओं का जिन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल में नेपाल के हित की नहीं, नेपाल के नागरिकों के हित की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हित की फिक्र की, अपनी जेबें भरी, नेपाल में सिर्फ भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाया। और इसीलिए वो भ्रष्टाचार का विरोध था, वो बेरोजगारी के खिलाफ जनता का आक्रोश था, वो महंगाई के खिलाफ युवाओं का गुस्सा था जो इस रूप में फूटा। और बहाना क्या बना? बहाना बना नेपाल सरकार का एक फैसला। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर 26 सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उस पर प्रतिबंध लगाया था और उसी को लेकर ये गुस्सा फूटा, ये विरोध प्रदर्शन जो कल शुरू हुआ। और देखिए आज किस तरीके से ये आगजनी हुई है। ये राष्ट्रपति कार्यालय की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ राष्ट्रपति कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काठमांडू से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जो राष्ट्रपति भवन है नेपाल का उसे भी आग के हवाले कर दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय में ये आग, ये दरअसल जो तस्वीरें आ रही है वो महाराजगंज की तस्वीरें आ रही हैं, जैसा कि अभी हमें जानकारी मिल रही है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, राष्ट्रपति कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। धुधुकर राष्ट्रपति कार्यालय यहाँ पर जल रहा है। कोई भी अछूता नहीं है आंदोलनकारियों के आक्रोश से, सभी आंदोलनकारियों के गुस्से की जद में आ रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रपति आवास से लेकर, राष्ट्रपति के निजी आवास से लेकर, प्रधानमंत्री के निजी आवास से लेकर, मंत्रियों के आवास से लेकर, राजनीतिक दलों के दफ्तरों से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद भवन तक
जो कुछ भी आंदोलनकारियों के सामने आ रहा है, आंदोलनकारी चुन चुन कर उसे आग के हवाले कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आंदोलनकारियों ने यहां पर राष्ट्रपति कार्यालय को भी फूंक डाला है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। आंदोलनकारी धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हुए, कब्जा करते हुए, हर तरफ आंदोलनकारी ही आंदोलनकारी नजर आ रहे हैं। तो नेपाल की संसद भवन से लेकर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया गया है। नेपाल में ये राष्ट्रपति कार्यालय है जिसे फूंक डाला गया है। नेपाल सरकार में जो मंत्री थे, उन मंत्रियों के आवास को सबको आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल सरकार में जो मंत्री थे, उनमें से जो भी प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ा, उसको जमकर पीटा गया। और इसमें शेर बहादुर देउबा का नाम भी आप जोड़ लीजिए, जो बड़ा नाम नेपाल की राजनीति का, जो वरिष्ठ नेता नेपाल की राजनीति के, उम्र करीब 80 साल, उनको भी नहीं बख्शा गया। प्रदर्शनकारियों ने लहूलुहान शेर बहादुर देउबा को भी कर दिया। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति कार्यालय की ये तस्वीरें हैं, और राष्ट्रपति कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया है। नेपाल में विद्रोह की ये सबसे सटीक कवरेज है, एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। और इस वक्त युवाओं को जीत मिल गई है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन का रास्ता तय हो गया है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री से लेकर नेपाल की सत्ता सरकार तक सब सत्ता से बेदखल हो गए हैं। लेकिन सवाल अभी बरकरार है कि आंदोलनकारी सड़कें कब खाली करेंगे, आंदोलनकारियों का ये गुस्सा कब शांत होगा। ये अपने आप में सवाल बड़ा है। आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि संसद को भंग किया जाए। आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री बलेन शाह को बनाया जाए। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बलेन शाह और राबी लामिछानी के बीच महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और इसी बैठक में तय किया जा रहा है कि कैसे नागरिक सरकार का रास्ता तय किया जाए। जो बलेन शाह के समर्थक हैं, वो ये चाहते हैं कि बलेन शाह को इस नागरिक सरकार का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि राबी लामिछाने वो उप प्रधानमंत्री रहे हैं पहले नेपाल के, और ऐसे में दोनों के बीच क्या सहमति बनती है, इसको लेकर अभी इंतजार है। फिलहाल नेपाल की जनता ने और नेपाल के युवाओं ने ये तय कर दिया है कि नेपाल में जो अब नई सरकार बनेगी, नेपाल की जो सत्ता है अब वो जिन हाथों में होगी, वो हाथ युवा होंगे। युवाओं को मिलेगी नेपाल की कमान। ये नेपाल के युवाओं ने तय कर दिया है। और इसी के तहत अब गेंद जो है वो बलेन शाह और राबी लामिछाने के पाले में आ चुकी है। और इन्हीं दोनों को मिलकर आगे नेपाल को किस तरीके से बढ़ाना है, शुरुआती जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर आती हुई नजर आ रही है। इसमें कोई शक शुबा है नहीं। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि आखिरकार दोनों में सहमति किस रूप में बनती है। लेकिन उससे पहले बड़ी चुनौती ये है कि आंदोलनकारियों को कैसे वापस सड़क से लौटाया जाए, क्योंकि आंदोलनकारी अभी भी उत्साह में हैं, आंदोलनकारी अभी भी ऊर्जा से लबरेज हैं। आंदोलनकारियों के पास अभी भी कुछ मांगे हैं, कुछ शिकायतें हैं जिनके पूरे होने का वो इंतजार कर रहे हैं। और इनमें मांग ये भी है आंदोलनकारियों की, जो उनके साथी कल मारे गए, जो पुलिस वाले जिन्होंने सीधे सिर में गोली मारी है, ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। 21 आंदोलनकारी जो कल मौत के घाट उतार दिए गए, उन्हें इंसाफ मिले। ये वो तमाम सवाल हैं और ये वो तमाम मांगे हैं जिनको लेकर अभी भी नेपाल की फिजा में तनाव है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि अब आगे नेपाल में क्या होगा। अभी तो नेपाल के अंदर स्थिति बेहद अराजक नजर आ रही है। अभी तो ये आंदोलनकारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी तो आंदोलनकारियों के सामने जो कुछ आ रहा है उस सब को नेस्त नाबूद करने पर आमादा ये आंदोलनकारी हैं। अभी तो ये आंदोलनकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो ये आंदोलनकारी सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, वो गुस्सा जो दशकों से इनके मन में भरा हुआ था। हालांकि नेतृत्व देखिए इस आंदोलन का, मैं फिर से दोहरा दूं, जेन जी, इसी ने नेतृत्व किया इस आंदोलन का। और जेन जी मतलब वो आबादी या वो पीढ़ी आप कह सकते हैं जिसकी पैदाइश सन 1997 से लेकर 2012 तक के बीच की है। तो मतलब एक तरीके से नेतृत्व इस आंदोलन का कर रहे थे वो युवा जिनकी उम्र मुश्किल से 14-15 साल से लेकर 28 साल तक की है। लेकिन कल ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, देखते ही देखते आज इसमें नेपाल के आम जन जुड़ते चले गए, क्योंकि मांगे तो वही हैं
जो सीधे नेपाल के लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। भ्रष्टाचार मिटाना है, ये वो मांग है जिसको लेकर नेपाल के लोग लंबे वक्त से अपनी आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन हासिल कुछ हुआ नहीं। नेपाल में बेरोजगारी है, ये वो बात है जो नेपाल के लोग बार बार दोहराते रहे, लेकिन इसका कोई समाधान कभी नेपाल के किसी नेता ने निकाला नहीं और इसीलिए गुस्सा फूटा और गुस्सा बुरी तरीके से फूटा। और देखिए कैसे पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वो प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आए। देखिए कैसे बुजुर्ग नेता हैं और कैसे पिट रहे हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों ने शेर बहादुर देउबा को उन्हीं के घर में घेरा और जमकर उन पर लात घूंसे बरसाए। और वहीं तस्वीर आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। विदेश मंत्री देखिए आरजू देउबा, जो शेर बहादुर देउबा की पत्नी भी हैं, उनको भी घर में घुसकर शेर बहादुर देउबा के साथ पीटा गया। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कितना गुस्सा इन आंदोलनकारियों में अपने नेताओं को लेकर था, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर था और उसी को बदलने के लिए ये आमादा थे। अब जबकि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, अब जबकि सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तो ये गुस्सा शांत नहीं हो रहा। आंदोलनकारी अभी भी सड़कों पर हैं और इंतजार है उस नागरिक सरकार का जिसके जरिए उम्मीद कर रहे हैं ये आंदोलनकारी कि कुछ तब्दीली आएगी। सकारात्मक तब्दीली के इंतजार में आंदोलनकारी, लेकिन पहली चुनौती ये कि आंदोलनकारियों को वापस लौटाया जाए। कैसे मुमकिन होगा, इसी पर नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।